नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। आज इस बुलेटिन में बात होगी राहुल गांधी के नए अवतार की, दानिश अली पर कांग्रेस के बड़े दाव की, बात करेंगे राजस्थान से खाली लौटे नड्डा और शाह की, जानेंगे नीतीश से क्यों मिलने के लिए सीएम आवास पहुंचे लालू यादव, साथ ही देखेंगे कि जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी है तिरछी नजर, और बुलेटिन के आखिर में बात करेंगे मोदी सरकार से नाराज हुए किसानों की। इसके साथ ही और भी कई बड़ी खबरों से आपको करवाएंगे रूबरू, लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने छत्तीसगढ़ में आरक्षण बिल को लेकर मोदी सरकार पर जमकर साधा निशाना। कहा, महिला आरक्षण बिल एक जुमला है। कांग्रेस नेताओं के जहां दौरे होते हैं वहां ईडी आईटी के छापे पड़ते हैं। लोकसभा में अपशब्द बोलने वाले बिदुड़ी को बीजेपी ने राजस्थान के टोंक से बनाया चुनाव प्रभारी। कपिल सिब्बल बोले, ये नफरत फैलाने का इनाम। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने भी साधा निशाना। पश्चिम बंगाल में टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी को एक बार फिर से ईडी ने भेजा समन। 3 अक्टूबर को होना होगा पेश। गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 600 अंक गिरकर 65,508 पर बंद। निफ्टी 192 अंकों की गिरावट के साथ 19,523 पर बंद। तो ये तो थी सुर्खियां, और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी आम लोगों के साथ घुल मिल रहे हैं। जिस तबके के लोगों से एक सामान्य नेता मिलने को तैयार भी नहीं होता, ऐसे लोगों से मिलने के लिए राहुल गांधी खुद जा रहे हैं। अभी सप्ताह भर पहले राहुल गांधी आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर कुलियों से मिलने के लिए पहुंचे, तो इस बार वो कारपेंटरों से मिलने के लिए पहुंच गए। भारत जोड़ो यात्रा जारी है। इसका स्वरूप जरूर थोड़ा सा बदला हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन राहुल गांधी जिस मोहब्बत की दुकान को जगह जगह खोलने का दावा कर रही हैं, वे अपने अभियान में भी जुटे हुए हैं। आज वो दिल्ली के कीर्तिनगर की फर्नीचर मार्केट में पहुंच गए। एशिया की इस सबसे बड़ी फर्नीचर मार्केट में राहुल गांधी ने कारपेंटरों से मुलाकात की। राहुल गांधी ने इस मुलाकात का फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। दिल्ली के कीर्तिनगर स्थित एशिया के सबसे बड़े फर्नीचर मार्केट जाकर आज बड़े भाइयों से मुलाकात की। ये मेहनती होने के साथ ही कमाल के कलाकार भी हैं। मजबूती और खूबसूरती तराशने में माहिर। काफी बातें हुई, थोड़ा उनके हुनर को जाना, थोड़ा सीखने की कोशिश की। कांग्रेस ने भी अपने आधिकारिक एक्स हैंडल से राहुल गांधी की कुछ और तस्वीरें साझा की और लिखा, भारत जोड़ो यात्रा जारी है। इस दौरान राहुल गांधी ने कारीगरों से उनकी परेशानियों को जाना। इस दौरान खुद भी आरी और हथौड़ा के साथ राहुल नजर आए। अपने बीच अचानक राहुल गांधी को देखकर कारपेंटर खुश हो गए और उन्होंने राहुल को घेर लिया। ये पहला मौका नहीं है जब राहुल गांधी आर्थिक रूप से कमजोर मेहनतकशों के बीच पहुंचे हैं। 21 सितंबर को वो दिल्ली की आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर कुलियों से मिलने पहुंचे थे। इस दौरान राहुल गांधी कुली की ड्रेस में दिखे, साथ ही उन्होंने सर पर वजन भी उठाया। 18 अप्रैल को राहुल गांधी ने पुराने दिल्ली के मटिया महल बाजार में खाने पीने की चीजों का लुत्फ उठाया था। वो बंगाली मार्केट भी गए थे। 20 अप्रैल को राहुल गांधी दिल्ली के मुखर्जी नगर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों से मुलाकात की थी। वहीं जून में राहुल गांधी की करोल बाग में मोटर मैकेनिक के साथ मुलाकात की तस्वीरें वायरल हुई थी। इस दौरान राहुल गांधी एक बाइक ठीक करते हुए दिखाई दिए थे। राहुल गांधी आम लोगों से मिल रही हैं, जिससे बीजेपी की परेशानी बढ़ती दिखाई दे रही है और बीजेपी की इस परेशानी को कांग्रेस और बढ़ाने की तैयारी कर रही है। संसद में बीएसपी सांसद दानिश अली के मामले को लेकर बीजेपी बुरी तरह से फंसी हुई थी और अब दानिश अली कांग्रेस को मजबूत करने की तैयारी में है। क्या है पूरी खबर, आइए देखते हैं। बीजेपी सांसद रमेश भिदुड़ी के लोकसभा में बसपा सांसद को लेकर दिए गए विवादित बयान के बाद से दानिश अली सुर्खियों में बने हुए हैं। पिछले दिनों उनसे कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मुलाकात की थी, जिसके बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय भी दानिश अली से मिलने के लिए उनके आवास पर पहुंचे और उनसे बातचीत की। इसके साथ ही यूपी का सियासी पारा भी हाई हो गया है। अटकलें लगाई जा रही है कि दानिश अली लोकसभा चुनाव से पहले बसपा छोड़ सकते हैं। तो वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने दानिश अली से मुलाकात की जो तस्वीरें अपने सोशल मीडिया पर जारी की है, जिसमें एक तस्वीर में वो दानिश अली को गले लगाते हुए दिख रही हैं, तो वहीं दूसरी तस्वीरों में उनके साथ बातचीत कर रही हैं। इन तस्वीरों को शेयर करते हुए कांग्रेस ने लिखा है कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान। आज संसद जनाब दानिश अली जी से उनके दिल्ली स्थित आवास पर मुलाकात की। दरअसल दानिश अली से मुलाकात के बाद अजय राय ने कहा कि हम यहाँ उन्हें पूरी ताकत देने आए हैं। वो एक मजबूत सांसद हैं और अपनी बात को मजबूती के साथ संसद में रखते हैं। हम चाहते हैं कि जो समाज और देश के अंदर काम कर रहे हैं, जो सबको साथ लेकर चलते हैं और हिंदू मुसलमान एकता की बात करते हैं, हम उनके साथ हैं। हम दानिश अली का कांग्रेस में स्वागत करेंगे, लेकिन फैसला उन्हें करना है, क्योंकि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो अल्पसंख्यकों से जुड़े
मुद्दों और बीजेपी की सांप्रदायिक राजनीति के खिलाफ सबसे मजबूती से आवाज उठाती है। गौरतलब है कि कांग्रेस नेता ने बातों बातों में साफ कर दिया है कि दानिश अली ने अगर कभी भी कांग्रेस का हाथ थामने का मन बनाया तो पार्टी में उनका स्वागत किया जाएगा। कांग्रेस की मजबूती से बीजेपी पहले से ही परेशान दिख रही है, तो दूसरी ओर उसके आने वाले नेता भी बीजेपी को कमजोर करते हुए दिखाई दे रहे हैं, खासतौर पर वहां जहां विधानसभा चुनाव सामने आ चुके हैं। राजस्थान में विधानसभा चुनावों का ऐलान 2-3 सप्ताह बाद ही हो जाएगा और चुनावों की तैयारियों के लिए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह जयपुर पहुंच गए थे, लेकिन उन्हें खाली हाथ ही लौटना पड़ा। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, आइए देखते हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अचानक जयपुर पहुंचे। बुधवार शाम 7 बजे से लेकर गुरुवार सुबह 3 बजे तक उन्होंने राजस्थान बीजेपी नेताओं के साथ मीटिंग की। बैठक में राज्य के सभी दिग्गज नेता मौजूद थे। इस दौरान परिवर्तन यात्रा को लेकर भी चर्चा हुई। नड्डा शाह ने नेताओं से सवाल किया कि परिवर्तन यात्रा में भीड़ क्यों नहीं जुटी। दरअसल सोशल मीडिया ने बीजेपी की परिवर्तन यात्राओं की पोल खोल दी थी। यात्रा के दौरान होने वाली सभाओं में खाली पड़ी कुर्सियों से साफ हो गया था कि बीजेपी की हालत राज्य में खराब है। बैठक में पार्टी उम्मीदवारों के नामों पर भी चर्चा होनी थी। शाह ने साफ कर दिया कि आधे विधायकों के टिकट काटे जा सकते हैं और जिन विधायकों के टिकट काटने की बात हो रही है वो सभी वसुंधरा के समर्थक हैं। इसका विरोध वसुंधरा की ओर से भी किया गया। गुरुवार को सुबह नड्डा और शाह की संघ पदाधिकारियों के साथ बैठक थी। इसे लेकर पार्टी के नेता कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, लेकिन दावा किया जा रहा है कि संघ पदाधिकारियों के साथ बैठक कर बीजेपी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी होनी थी, लेकिन उम्मीदवारों पर ही सहमति नहीं बन पाने के कारण संघ नेताओं से मुलाकात रद्द हो गई। यानी शाह और नड्डा जिस काम से जयपुर आए थे वो काम नहीं हो पाया। उल्टा इस दौरे से राज्य में बीजेपी की गुटबाजी सामने जरूर आ गई। बीजेपी के नेता भी हैरान दिखाई दे रहे हैं कि आखिर चुनावों के समय इस तरह का टकराव कहीं पार्टी की नाव ही ना डुबो दे। वैसे भी जिस तरह से अशोक गहलोत बाजी पलटते दिख रहे हैं, उससे ये भी दावे होने वाले हैं कि इस बार सरकार नहीं रिवाज बदलने वाला है। मुलाकात हुई, लेकिन बात ऐसी हुई कि पार्टी की मुसीबत ही बढ़ गई। राजस्थान में हुई मुलाकात से उलट एक मुलाकात बिहार में भी हुई है। ये मुलाकात थी आरजेडी चीफ लालू यादव और बिहार के सीएम नीतीश कुमार के बीच। नीतीश के महागठबंधन में आने के बाद पहली बार लालू सीएम आवास पहुंचे थे, तो दोनों के बीच क्या बात हुई है, देखिए ये रिपोर्ट। राजनीति में जब भी दो दिग्गजों के बीच मुलाकात होती है तो उससे सियासी पारा तो गर्माता है ही, साथ ही कयासों का बाजार भी गर्म होता है। अब हाल ही में धुर विरोधी से दोस्त बने लालू और नीतीश के बीच मुलाकात हुई है। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव से मिलने के लिए नीतीश कुमार अक्सर उनके घर पहुंचते रहे हैं, लेकिन ये पहला मौका है जब लालू ही नीतीश कुमार के आवास पर पहुंच गए। आधे घंटे तक दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई। जाहिर तौर पर बातचीत की धुरी सत्ता और सियासत के इर्द गिर्द ही रही होगी। माना जा रहा है कि इस मीटिंग में चुनाव को लेकर चर्चा की गई है। साथ ही महागठबंधन में लोकसभा सीटों का बंटवारा अभी तक नहीं हो पाया है। नेताओं के लड़ाई झगड़े भी सामने आ रहे हैं। राष्ट्रीय राजनीति में नीतीश की भूमिका के बारे में कोई स्पष्ट निर्णय अभी तक नहीं हो पाया है। माना यही जा रहा है कि दोनों नेताओं की बातचीत इन्हीं मुद्दों पर हुई होगी। वहीं दूसरी तरफ इस मुलाकात को मंत्रिमंडल विस्तार से भी जोड़कर देखा जा रहा है। कयास लगाए जा रहे हैं कि लोकसभा चुनाव का डंका बजने से पहले सीएम नीतीश अपनी नई टीम बनाएंगे, इसलिए लालू यादव आरजेडी के नेताओं को तरजीह दिलवाने के लिए उनसे मिलने पहुंचे। वहीं दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी की नीतीश से नजदीकी को दूर करने की भी लालू यादव कोशिश कर रहे हैं। जेडीयू और आरजेडी के मजबूत गठबंधन से बीजेपी परेशान है, क्योंकि एक और बीजेपी के खिलाफ गठबंधन मजबूत हो रहे हैं तो बीजेपी के सहयोगी दल उसका साथ छोड़ रहे हैं और जो नया सहयोगी बीजेपी के साथ जुड़ रहा है उससे बगावत का सामना करना पड़ रहा है, जैसा इस समय जेडीएस के साथ हो रहा है। कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करना एचडी देवगौड़ा की पार्टी जनता दल सेक्युलर यानी जेडीएस पर भारी पड़ गया है। बीजेपी से गठबंधन के खिलाफ जेडीएस में बगावत हो गई है। अब तक सैकड़ों नेता और कार्यकर्ता पार्टी का साथ छोड़ दिए हैं। पार्टी में इस्तीफे का दौर तेज हो चुका है। अब मैसूर शहर के नरसिम्हा राजा विधानसभा क्षेत्र से अब्दुल खादर सहित 100 से अधिक पदाधिकारियों ने जेडीएस से इस्तीफा दे दिया है। जेडीएस के सिंबल पर विधानसभा चुनाव लड़ने वाले खादर ने कहा, भाजपा और आरएसएस पूरे देश में मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाती रही है, नफरत की राजनीति कर रही है। वे मुस्लिम समुदाय को परेशान कर रहे हैं। भाजपा नेता खुले तौर पर कहते हैं कि वे नहीं चाहते कि मुस्लिम वोट दे। ऐसे में हम सभी इस बात से दुखी हैं कि जेडीएस
जेडीएस कर्नाटक में बीजेपी के साथ गठबंधन में है। पार्टी छोड़ने वाले नेताओं ने कहा कि उनके मन में जेडीएस नेता एचडी कुमारस्वामी और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा के लिए सम्मान है, लेकिन भाजपा के लिए नहीं। इस्तीफा देने वाले जेडीएस अल्पसंख्यक नेताओं ने जेडीएस अध्यक्ष सीएम इब्राहिम से भी आग्रह किया है कि वह तुरंत इस्तीफा दे। वहीं आपको बता दें कि जेडीएस के वरिष्ठ नेता और प्रदेश उपाध्यक्ष सैयद शरीफ उल्लाह साहब ने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। जेडीएस की प्रवक्ता रही यूटी फरजाना असफर ने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। फरजाना ने जेडीएस मीडिया सेल से प्रमुख श्रीकांत गौड़ा को लिखे पत्र में कहा कि वह वैचारिक मतभेदों के कारण पार्टी के प्रवक्ता पद से इस्तीफा दे रही हैं। जेडीएस में बगावत हो गई है। नेता बीजेपी से गठबंधन का विरोध कर रहे हैं। बीजेपी पर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति का आरोप लगाया जा रहा है। वैसे ये आरोप तो बीजेपी पर शुरुआत से ही लगाए जाते रहे हैं और इसी राजनीति के चलते आज मणिपुर में हालात संभलते नहीं दिख रही हैं। इस बीच राज्य के सीएम एन बीरेन सिंह ने ऐसा फैसला किया है जिससे बीजेपी सरकार एक बार फिर से सवालों के घेरे में आ गई है। पिछले 5 महीने से मणिपुर में हिंसा की खबरों ने पूरे देश को झकझोर कर रखा हुआ है। राज्य में अब तक 180 से भी ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। सरकार ने 23 सितंबर को ये बोलते हुए नेट सेवा को राज्य में बहाल किया था कि अब हालात पहले से बेहतर हैं, लेकिन इंटरनेट चालू होते ही वायरल हुए एक फोटो ने राज्य में हिंसा फिर से भड़का दी, जिसके बाद राज्य में बड़े हिस्से को अशांत घोषित करते हुए आफ्सपा कानून को लागू कर दिया गया। लेकिन मणिपुर के 19 पुलिस थानों को इससे बाहर रखा गया है। हालात ये है कि हाल ही में जहां बीजेपी ऑफिस को फूंक दिया गया वो एरिया शांतिपूर्ण घोषित कर दिया गया है। जिन इलाकों में आफ्सपा नहीं लगाया गया है वो मैतेई बहुल इलाके हैं। राज्य के सीएम बीरेन सिंह इसी समुदाय से आते हैं। साथ ही बीजेपी के अधिकांश विधायक भी मैतेई हैं और सबसे ज्यादा हिंसा भी इन्हीं इलाकों में देखी गई है। यानी जिन इलाकों में सबसे ज्यादा हिंसा हुई है वहां सरकार की नजर में शांति बनी हुई है। दरअसल आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर यानी कि आफ्सपा के तहत भारतीय सेना को अशांत क्षेत्रों में कार्रवाई की विशेष शक्तियां मिली होती है। इन शक्तियों के इस्तेमाल से होने वाली घटनाओं के लिए भारतीय सेना के सैनिकों पर केंद्र सरकार की मंजूरी के बिना कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती। मणिपुर के बिगड़ते हालातों के बाद देखते हैं कि जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी है तिरछी नजर। गुड न्यूज़ है, टमाटर 200 रुपये से अब 2 रुपये किलो तक आ गए हैं। क्या इस खबर से किसी को कोई फ़र्क पड़ता है? शायद नहीं। अब टमाटर की तरफ देखना तो क्या, उसका जिक्र तक नहीं करता कोई। वक्त की बात है कब कौन 200 रुपये से 2 रुपये के भाव का हो जाए, चाहे वो कोई चीज़ हो या कोई तुर्रम का। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। और बुलेटिन के आखिर में बात किसान आंदोलन की। मोदी सरकार 2020 में 3 कृषि कानून लेकर आई थी जिसका पूरे देश में किसानों ने जबरदस्त विरोध किया था। 1 साल से ज्यादा समय तक आंदोलन के बाद सरकार झुकी। तीनों कृषि बिल वापस ले लिए गए। दावा किया गया कि किसानों के दबाव के असर के चलते कृषि कानून वापस लिए गए, जिसके बाद किसानों ने धरना खत्म कर दिया था। तो वहीं अब एक बार फिर से किसानों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। क्या है पूरी खबर, आइए देखते हैं। किसान के दबाव में मोदी सरकार ने 3 कृषि कानूनों को तो रद्द कर दिया, लेकिन इस दौरान सरकार की तरफ से किसान को जो लिखित में आश्वासन दिए गए थे उन्हें अब तक पूरा नहीं किया गया है, जिसको लेकर किसान एक बार फिर मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी कर चुके हैं। दरअसल पंजाब में किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के बैनर तले किसानों ने अपनी अलग अलग मांगों को लेकर रेल रोको आंदोलन की शुरुआत की है। किसानों ने अमृतसर के देवीदासपुरा स्थित रेलवे ट्रैक पर प्रदर्शन करते हुए रेल रोको आंदोलन आज दोपहर से शुरू किया।
किसानों की केंद्र सरकार से मांग है कि वो न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP के लिए समिति का गठन करे। इसके अलावा कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान जिन किसानों पर केस दर्ज किए गए हैं उसे समाप्त कर दिया जाए। किसानों ने ये भी मांग की है कि आंदोलन के दौरान जिन किसानों की जान गई है उनके परिजनों को मुआवजा और सरकारी नौकरी दी जाए। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के महासचिव सरवन सिंह पंधेर ने कहा कि आज पूरे पंजाब में 3 दिनों के लिए रेल रोको प्रदर्शन शुरू होगा। मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि लगभग पूरे पंजाब में 3 दिनों तक चलने वाला ये आंदोलन 12 बजे से शुरू हो गया है। हमारी सरकार को चेतावनी है कि जो आश्वासन उन्होंने किसान को दिए थे उन्हें पूरा किया जाए, नहीं तो आने वाले समय में और भी बड़ा आंदोलन किया जाएगा। जरूरत हुई तो एक बार फिर दिल्ली को घेरा जाएगा। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए GP लाइव। नमस्कार।